The Election Commission has very limited staff of its own. इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ही कम संख्या में कर्मचारी होते हैं, सीमित संख्या में कर्मचारी होते हैं. It conducts the elections with the help of the administrative machinery. However, once the election process has begun, the Commission has control over the administration as far as election-related work is concerned. During the election, administrative officers of the United States and central government are assigned election-related duty, and in this respect, the Election Commission has full control over them. The Election Commission can transfer officers or stop their transfers. It can take action against them for failing to act in a non-partisan manner. तो निर्वाचन आयोग है, उसके पास बहुत ही कम संख्या में कर्मचारी होते हैं. द इलेक्शन कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन. इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी मदद से ये चुनाव करवाते हैं. लेकिन एक बार जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो चुनाव संबंधी जितने भी कार्य हैं उनके संबंध में इलेक्शन कमीशन है वो पूरी प्रशासनिक जो मशीनरी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर पूरा नियंत्रण वो अपना ही रखता है. ये नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी स्वेच्छा से काम करेंगे. ये पूरे के पूरे जो हमारी तंत्र है प्रशासनिक, ये उनके अंतर्गत ही कार्य करता है, उनके दिशा निर्देशन पर कार्य करता है. जब चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जितने भी पदाधिकारी पदाधिकारी होते हैं उनको चुनाव से संबंधित काम दिए जाते हैं. और इस संबंध में जो निर्वाचन आयोग है वो पूरा उन पर नियंत्रण भी रखता है. तो निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन इन अधिकारियों का तबादला भी कर सकता है और उनके तबादले भी रोक सकता है. कैन ट्रांसफ़र द ऑफिसर्स और स्टॉप देयर ट्रांसफर्स. It can take action against them for failing to act in non-partisan manner. अगर वो निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाने में असफल रहते हैं तो इसके लिए चुनाव आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है. Over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election process. It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. The record of Election Commission also shows that every improvement in the functioning of the institution does not require legal or constitutional change. It is widely agreed that the Election Commission is more independent and assertive now than it was till 20 years ago. This is not because the powers and constitutional protection of the Election Commission have increased. The Election Commission has started using more effectively the powers it always had in Constitution. तो कई पिछले सालों में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उभरा है. उसने जो चुनाव की प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें इम्पार्शियलिटी को निश्चित किया है, सुनिश्चित किया है कि निष्पक्षता से चुनाव हो. और इसलिए उसने अपनी शक्तियां भी वो दिखाई गई हैं. पिछले कई विगत वर्षों में हमने ऐसा देखा है कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है. उसने चुनाव प्रक्रिया की जो गरिमा बनाए रखी है और गरिमा बनाए रखने के लिए उसने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से ही काम किया है. तो ये चीज़ हमने जो देखी है पिछले कई वर्षों में ऐसा देखने को मिला है. The Election Commission has faced many difficult situations such as holding elections in militancy affected areas like Assam, Punjab, Jammu and Kashmir. तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही मुश्किल परिस्थितियों में इलेक्शन करवाए हैं. और ये हमने देखा पिछले जो 65 वर्षों का जो लोकसभा में ये चुनाव हुए हैं, ये आज तक बच्चों लगभग जो 16 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 16.
तो 16 जो इलेक्शंस हो चुके हैं और इनमें चुनाव आयोग की भूमिका बड़े ही सराहनीय रही है। इसका जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि इन संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है उनमें सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन वो ज़रूरी नहीं थे। ये काम धारणा है कि पिछले 20 वर्षों में के मुकाबले अगर आज जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ उसकी बढ़ा दी गई है या संविधान द्वारा उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं। परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ निर्वाचन आयोग ने अपनी शक्तियाँ भी दिखाई हैं यहाँ पर। तो अब जैसा देखा हमने कि आज तक जो पिछले 65 वर्ष है या इनमें 16 जो चुनाव हमारे हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव भी करवाए गए हैं। तो इस तरीके हमने देखा कि जैसे जम्मू, असम, पंजाब और कश्मीर, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में हिंसा हुई है इलेक्शंस के दौरान और इस तरीके से चुनाव आयोग को बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अपना जो बड़ी कुशलता से भूमिका निभाई है। It has also faced the difficult situation of having to postpone the election process midway in 1991। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी 1991 में, मई की बात है ये 1991। तो वो उस समय चुनाव प्रचार पे थे, दक्षिण भारत में गए थे। दक्षिण भारत में वहाँ पे उनका एक सुसाइड बॉम्ब अटैकर ने उनकी हत्या कर दी थी। तो 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया थी, प्रणाली, तो उसको बीच में ही रोकना पड़ा था क्योंकि जो हमारे राजीव गांधी जी हैं, व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया जब वो कैंपेन के दौरान थे, चुनाव प्रचार के दौरान थे। In 2002, the Election Commission faced another critical situation when the Gujarat Assembly was dissolved and elections had to be conducted. But the Election Commission found that unprecedented violence in that state had made it possible to hold free and fair elections immediately. The Election Commission decided to postpone elections to the State Assembly by a few months. The Supreme Court upheld this decision of the Election Commission. तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है वो 2002 में एक और उसको बड़ी मुश्किल का समस्या का सामना करना पड़ा और समस्या वो थी जब गुजरात में इलेक्शंस हुए थे। गुजरात में विधानसभा के इलेक्शन होने थे, मतलब वो भंग कर दिए गए थे। इलेक्शन विधानसभा है वो भंग कर दी गई थी और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि नए सिरे से चुनाव करवाने की। तो यहाँ पे देखा कि जो चुनाव आयोग ने देखा, निर्वाचन आयोग ने देखा कि राज्य में हिंसा है और हिंसा के कारण वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना तुरंत संभव नहीं था। The Election Commission decided to postpone elections to a state assembly by a few months. The Supreme Court upheld this decision of the Election Commission। और इस वजह से निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे 5-6 महीने के लिए वो इलेक्शंस रद्द कर दिए गए थे क्योंकि हिंसा का माहौल था गुजरात में और हिंसा के साथ साथ हिंसा की स्थिति में निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना एक बड़ा ही चैलेंज था। अब जब उसने ये काम किया तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को उसकी अपहेल्ड किया, उस निर्णय को वैध ठहरा था कि ऐसा ये ठीक निर्णय है चुनाव आयोग का। तो अब एक कार्टून है, कार्टून में कुछ दिखाया गया है, वॉच आउट, विनिंग द इलेक्शंस इज़ गोइंग टू बी टफ। वॉच आउट, सावधान रहना, चुनाव अब जितना मुश्किल होने वाला काम, अब चुनाव बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, बड़ा ही चुनाव काम बड़ा मुश्किल है। वी विल हैव टू फेस न्यू सिचुएशन लाइक द कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर एंड फ्री पोलिंग। हमें बहुत सारी नई संहिताएँ, आचार संहिता, उनका सामना करना पड़ेगा, उनका आचार संहिताओं का पालन करना पड़ेगा। स्वच्छ मतदान और कड़े अनुशासन जैसी कई मुसीबतें हमें वो झेलनी पड़ेंगी। द नेताजी इज़ अफ्रेड ऑफ ईसी, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्शन कमीशन में ईसी।
द नेता इज अफ्रेड ऑफ इलेक्शन कमीशन, वाई डू लीडर्स फियर द इलेक्शन कमीशन, इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं, वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेता चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्यों यह स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है? चेक योर प्रोग्रेस। अब आप अपनी प्रोग्रेस मतलब देखिए आप कितना सीखे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वाई डू you think does the election commission have the following powers and privileges? What could have happened if these did not exist? निर्वाचन आयोग को इन शक्तियों और विशेषाधिकारों को देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? द कमीशन कैन इशू ऑर्डर्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी। निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित कार्यों में लगाए गए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनको वो आदेश दे सकता है? द गवर्नमेंट कैन नॉट रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सरकार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको नहीं हटा सकती है। कैन नॉट रिमूव, नहीं हटा सकती। द कमीशन कैन कैंसल एन इलेक्शन इफ़ इट थिंक्स दैट इट वॉज नॉट फेयर। कोई भी आयोग है, कमीशन, उस चुनाव को रद्द कर सकता है जो उसको निष्पक्ष न लगे। अगर वो उसको निष्पक्ष नहीं लगा तो वो उसको रद्द कर देगा। चुनाव आयोग है, इलेक्शंस होने के बाद भी इलेक्शंस के परिणामों को घोषित होने से पहले उसको रद्द कर सकता है। कह सकता है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं, इस वजह से ये चुनाव के नतीजे वो भरोसे लायक नहीं हैं और निष्पक्ष रूप से सरकार चुने जाने के ये गारंटी नहीं देते। इस आधार पर चुनाव आयोग है हमारे मतदान होने के बाद भी उन मतदान को रद्द कर सकता है। ये अधिकार हमारे इलेक्शन कमीशंस को है। इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार किए गए थे, इसके बारे में। नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट। प्यारे बच्चों, एक बात जान लीजिए, इस दुनिया में जितने भी इलेक्शंस के सिस्टम हैं उनमें से कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं बोला जा सकता। आप उसको आदर्श नहीं मान सकते कि ये सबसे सही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, चाहे वो डेमोक्रेसी में ही क्यों ना हो। हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां रहती हैं जिनके आधार पर आलोचक है और विद्वान लोग हैं उनकी आलोचना करते हैं। एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस देयर आर बाउंड टू बी मैनी फ्लॉज एंड लिमिटेशंस। एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। With acceptance of adult suffrage, freedom to contest elections, and the establishment of an independent election commission, India has tried to make its elections process free and fair. However, the experience of the last 55 years has given rise to many suggestions for reforming our election system. The election commission, political parties, various independent groups, and many scholars have come up with process for electoral reforms. Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in this chapter. चुनाव सुधार में चुनाव जो प्रणाली है, ये बात सही है कि कोई भी प्रणाली चुनाव की आदर्श नहीं कहलाई जा सकती। हर एक में कुछ न कुछ कमियां और सीमाएं रहती ही रहती हैं। हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, लोकतांत्रिक समाज में भी चुनावों को और अधिक और स्वतंत्र बनाने के लिए, निष्पक्ष बनाने के लिए कई तरीके हैं, बराबर हमें खोजने पड़ते रहते हैं। इसमें जैसे अडल्ट फ्रेंचाइज की बात है, वयस्क मताधिकार की बात है, तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता की बात है, या एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात है। तो इनको स्वीकार करना भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश करने का ही प्रयास है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि पिछले जो 65 वर्ष हैं उनके अनुभव जो हमारे पास आए हैं, उसके बाद हमारी चुनाव प्रणाली में अनेक सुधार भी किए गए हैं, और सुधार अगर नहीं हुए हैं तो सुझाव भी आए हैं। सुधारों के साथ साथ चुनाव सुधारों के सुझाव में इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत सारी, या फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, या कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमेशा वहाँ पे राय दी, अपने विचार रखे हैं, और इनमें से कुछ सुझाव हैं जो हमने यहाँ पर दिए हैं। सम ऑफ दीज सजेशंस आर अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो डिस्कस किए गए हैं, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम।
हमारा जो चुनाव प्रणाली है उसमें FPPT सिस्टम की बजाय PR सिस्टम को लागू करना चाहिए। FPPT सिस्टम का मतलब है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली को हमें PR सिस्टम में यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चेंज कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जितनी अनुपात में उन्हें देश की जनसंख्या ने वोट दिए हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है। This would ensure the parties get seats as far as possible in proportion to the votes they get. There should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies. और दूसरा इसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि संसद और विधानसभा में 1/3 सीटें कम से कम जो महिलाओं के चुनने के लिए वहाँ पे विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। There should be stricter provisions to control the role of money in electoral politics. The elections expenses should be paid by the government out of a special fund. दूसरा कि चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को कम कर देना चाहिए, इसको नियंत्रित करना चाहिए और अधिक कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। और सरकार को चुनाव करवाने के लिए चुनाव खर्चों का भुगतान एक विशेष निधि से करना चाहिए। एक विशेष जो स्पेशल फंड है इस रिगार्ड में वो बनाया जाना चाहिए और फिर इसके लिए वो पैसे खुद सरकार दे चुनाव करवाने के लिए। कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट। अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर फौजदारी मुकदमा है तो उसको चुनाव लड़ने से के अधिकार से रोक देना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, चाहे उसने कोर्ट में किसी भी तरीके की अपील भी क्यों ना कर रखी हो। तो भी ये भी विद्वानों ने यहाँ पे विचार दिए हैं जो कि बहुत अच्छा विचार है। और नेक्स्ट है देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑफ द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन। और जब वहाँ पे कैंपेन यानी चुनाव प्रचार हो, चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की जो अपील की गई है उसको भी नहीं माना जाना चाहिए। और जहाँ तक मुकदमे की बात है बेटा, बहुत सारे क्रिमिनल लोग हैं वो इलेक्शंस जीत जाते हैं, कत्ल जैसे गंभीर आरोप होते हैं, वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और वो सरकार का निर्माण करते हैं। कितनी विचित्र बात है ना, हमारे देश में एक चपरासी तक की नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति को हम उसके चरित्र की तो पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करवाते हैं, लेकिन ये सांसद और एक विधायक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। कितनी दुख की बात है प्यारे बच्चों, ये बात सोचनी चाहिए हमें। नेक्स्ट, there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. राजनीतिक दल हैं, इनकी कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित करने के लिए या उनकी कार्यविधि है, कार्य किस प्रकार से करते हैं उसकी कार्यविधि को देखने के लिए वहाँ पे एक पारदर्शिता होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को इलेक्शंस के दौरान मेंटेन रखने के लिए लोकतांत्रिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका निर्वहन करने के लिए कानून भी होना चाहिए। ये कुछ सुझाव हमारे विद्वानों ने दिए हैं। देयर आर बट ए फ्यू सजेशंस, ये कुछ सजेशन है लेकिन कीमती हैं और बहुत अच्छे हैं। देयर इज़ नो कंसेंस अबाउट दीज सजेशंस, लेकिन इन सजेशंस के ऊपर आज तक कोई आम राय नहीं बनी है कि कोई कंसेंस है, इसके ऊपर कोई आम राय नहीं है। इवन इफ देयर वॉज ए कंसेंस देयर आर लिमिट्स टू व्हाट द लॉज एंड फॉर्मल प्रोविजंस कैन डू। अगर यहाँ पे आम राय बन भी जाए तो कानून और औपचारिक प्रावधान है एक सीमा तक ही वहाँ पे लागू हो सकते हैं। Free and fair elections can be held only if the candidates, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा यहाँ पे कि वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं कि जब उम्मीदवार, सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल या फिर सभी लोग जो उस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं वो सारे के सारे लोकतांत्रिक भावना में विश्वास रखें, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो कंपटीशन है उसकी स्पिरिट उस चीज़ में वो अपनाएं, डेमोक्रेटिक जो कंपटीशन उसमें ध्यान रखें।
तो यहाँ पे थोड़ा एक कार्टून है में मैंने जैसे आपको बताया 1-2 नंबर का बेटे छिपा हुआ आंसर होता है यहाँ पे, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। फॉरगेट दैट द हैबिट एंड फेस ऑफ द, ये क्या दिया है, फेस ऑफ द कैमरा, रिमेंबर यू हैव बीन नॉमिनेटेड एंड आर स्टैंडिंग फॉर द इलेक्शन नाउ। फॉरगेट एंड ओल्ड है, अपनी जो पुरानी आदत है उसको छोड़ दो और कैमरे के सामने आ जाओ। और क्योंकि तुमने अब क्या है कि तुमने इलेक्शन लड़ना है तो इस वजह से चुनाव का तुम्हें जो टिकट मिल गया है, तो ये कैमरे वाले हैं, तो कार्टून के माध्यम से ऐसा बोलने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति को, जैसा व्यक्ति है उसको परिस्थिति अनुसार अपनी जिम्मेदारी समझ के वो वहन करनी होती है, ये बात ध्यान रखिए। ए कमेंट ऑन द क्रिमिनल पॉलिटिशियन सेंसस, क्या गंभीर, ए कमेंट ऑन क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस। Apart from legal reforms, there are 2 other ways of ensuring the elections reflect the expectations and democratic aspirations of the people. One is, of course, the people themselves have to be vigilant, more actively involved in political activities. But there are limits to the extent to which ordinary people can engage in politics on regular basis. Therefore, it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning and watchdog for ensuring free and fair elections. तो यहाँ कानून सुधार हैं, कानून सुधारों के अलावा apart from legal reforms, there are 2 other ways of ensuring that elections reflect the expectations and democratic aspirations of the people. 2 और अलग तरीके हैं जिससे यह निश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की इच्छाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को ही व्यक्त करें। पहला तो ये कि जनता को खुद ही अधिक सतर्क होना चाहिए कि किन व्यक्तियों को उसको वोट देना चाहिए और किन को नहीं। फिर देखना चाहिए कि जो राजनीतिक कार्य हैं उसमें सक्रियता से वो भाग लें और देखें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पोलिंग होती है 60% पोलिंग हुई, 50% पोलिंग हुई। अरे 50% पोलिंग हुई इसका मतलब क्या है? 50% लोग तो नाराज़ है ना उस व्यवस्था से या उस पार्टी से या जो सरकार है, सरकार निर्माण की प्रक्रिया से। तो ऐसा माना जाता है जब एक पूर्ण बहुमत से जो सरकार आएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वोट देगी वो सरकार, वो अच्छा बनेगा, वो देश अच्छा चलेगा, जिसमें सभी की सहभागिता हो। ये चीज़ वहाँ पे देखने वाली है। बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन एंगेज इन पॉलिटिक्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। यही बात है कि आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी खुद की सीमाएं हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि राजनीतिक दल हैं, अनेक जो राजनीतिक संगठन हैं, उनका विकास किया जाए और समतल और निष्पक्ष तरीके से वो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी उनको मिले, उनको पहरा मिले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं बेटा हमारे, ये क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सरसाइज हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे इनके आंसर आप अपनी बुक में लिखेंगे। इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, वो इंटरनल क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं बेटा जो पॉइंट्स आपके बुक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप ये कर लीजिए। 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लेंगे। ठीक है, इनका PDF मेरे को आप भेजेंगे, फिर इसके बाद लेसन का टेस्ट लेंगे हम, ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगा। कई बच्चे समझ रहे हैं कि सर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो हम क्या करें। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें पढ़ा रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इंग्लिश मीडियम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी मर्ज़ी है और आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश मीडियम में अच्छा महसूस करते हैं तो केवल इंग्लिश मीडियम ही आप पढ़ें। अगर आपको हिंदी मीडियम अच्छा लगता है तो हिंदी मीडियम पढ़ें। इसमें कोई मीडियम का बार नहीं है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। ये नहीं बेटा कि इंग्लिश मीडियम आपने ले लिया और इंग्लिश में आप इतना अच्छे से नहीं कर पाते तो +2 क्लास है आपके सामने, वो बड़ी दिक्कत आएगी। तो पहले अपने मीडियम को सुनिश्चित करें।
जो बच्चे इंग्लिश में अच्छा करते हैं, इंग्लिश में समझते हैं, तो वो सोने पे सुहागा, कोई ऐसी गलत बात नहीं है उसमें, बहुत ही अच्छा है बल्कि मैं कहूँगा। क्योंकि बेटा कल को IAS IPS जो बनेंगे, आप अच्छी सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे मीडियम की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप शुरू से ही इंग्लिश मीडियम अपना रखेंगे तो आपको वहाँ पे मटेरियल बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाएगा और बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिलेगा। और क्योंकि आप बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, टीचर्स भी आपके इंग्लिश मीडियम से ही हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदी मीडियम भी हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि आप रोड़ा ना बना दीजिए कि हिंदी मीडियम से सफल नहीं होंगे। IAS भी करते हैं बच्चे हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ा सा है कि बच्चे को मैटर की थोड़ी वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में ये समस्या है जो सुधर जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो होप यू आर डूइंग द बेस्ट। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और आप मेरे को भेजेंगे PDF, ताकि मैं चेक करूं और फिर आपको इस लेसन का मैं टेस्ट है वो करने के लिए दूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू, थैंक यू।